हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू चर्चा शुरू कर रहे हैं चैप्टर 7 की केस स्टडी से। सब सामने देखेंगे मेरी तरफ, आराम से बात को सुनने की कोशिश करेंगे। आते भाई एक मिनट रुक बाबू। 23 तक केस स्टडी चैप्टर 2 की है। डिफाइन द टर्म कंपनी आपको याद होगा, शायद लास्ट केस स्टडी मैंने यही कराई थी। 24 से बेटा केस स्टडी स्टार्ट हो जाती है चैप्टर नंबर 7 की। बाबू प्राइवेट राइटर है, चैप्टर 2 और 7 को क्लब करके लिखता है। वैसे कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा, बड़ा हैरान कर देंगी आपको। कुछ चीजें आप देखते होंगे, मैं एनसीईआरटी का सीक्वेंस बिल्कुल नहीं फॉलो करता, अपने सीक्वेंस से चलना शुरू कर देता हूँ। ठीक है ना। तो आपको बता देता हूँ, ईयर 2011 में पहली बार बैच लिया मैंने। 2010 में मेरी 12th हुई थी, 11 में मैंने 12th और 11 पढ़ा भी थी। पहली बार बैच लिया, मुझे सीक्वेंस ना पहली बार में 2011 में यही समझ में आया कि चैप्टर 2 जब आप बच्चों को कंपनी बताओ ना, हाँ तो चैप्टर 7 शुरू कर दो, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी बता दो। तब तक तो आधे से ज्यादा प्राइवेट राइटर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी 2011 में। जब मैंने चैप्टर 2 के बाद 7 कराया, और तो मैं प्रूफ नहीं दे सकता इस चीज का, हर साल मैंने चैप्टर 2 के बाद 7 कराया। ठीक है ना जी। और उसके बाद मैं देखता हूँ प्राइवेट राइटर की बुक छपनी शुरू हुई 2 के बाद 7। एक बहुत लंबा अरसा है मेरा अपने तरीके से सीक्वेंस कराने का। ट्वेल्थ में आ जाओ और बड़े सारे सीक्वेंस बिगड़ते हुए दिखाई देंगे, और बता रहा हूँ वन फाइन डे बुक छपा करेंगे उस सीक्वेंस से, देख लेना। चलो खैर, जब होगा तब होगा। अभी फिलहाल बात को आगे बढ़ाते हैं, सब सामने देख रहे हैं। बाबू केस स्टडी नंबर 24 का डिस्कशन कर रहा हूँ। सर आपको पता है केस स्टडी पढ़ने का तरीका क्या है? कोई ऐसा बच्चा यहाँ पर बैठा जो पहली बार केस स्टडी पढ़ रहा है मुझसे? पहली बार पढ़ रहा है तो चैप्टर 2 में नहीं पढ़ी होगी ना, आया नहीं। बाबू केस स्टडी पढ़ने का तरीका क्या है, सुन लो दोबारा। बाबू केस स्टडी कभी भी यहां से शुरू नहीं कर देनी, केस पढ़ना शुरू नहीं कर देना। हमेशा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे केस। ऐसे में ना बहुत समय बचता है। ठीक है जी। और मैंने कई केस स्टडी दिखाई भी थी आपको पिछले चैप्टर में कि कैसे समय बच जाता है। ठीक है जी। और हर चैप्टर में दिखाते ही चला जाऊंगा आपको। खैर मैं बाबू कहता है स्टेट एनी फोर प्रिविलेजेस दैट द कंपनी विल हैव टू फॉरगो एज अ प्राइवेट कंपनी आफ्टर कन्वर्शन। बाबू कहता है ऐसी कौन सी चार प्रिविलेजेस हैं, ऐसे कौन से चार बेनिफिट हैं जो आपको भूलने पड़ेंगे ऐसा प्राइवेट कंपनी आफ्टर कन्वर्शन, कन्वर्ट होने के बाद भूलने पड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं केस होगा क्या। अभी आपका एक्सपीरियंस थोड़ा लिटिल है केस स्टडी में, तो आप शायद एक बारी में समझ भी ना पाए हो कि क्या कह रहे हैं। बाबू पहले ना, अब आप केस पढ़ोगे मेरे साथ साथ, तो पहले आप होंगे प्राइवेट कंपनी, और बाद में केस कह रहा होगा कि अब आप पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गए हो। तो वो आपसे ये पूछ रहा है जब प्राइवेट कंपनी थे और आज पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गए, तो कौन से चार बेनिफिट आप बोलने पड़ेंगे आपको, क्योंकि पब्लिक कंपनी को बेनिफिट कम होते हैं बेटा, यानी कि पब्लिक कंपनी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ज्यादा है एज पर लॉ। वो आपको पता लग जाएंगे रेस्ट्रिक्शन, मैं एक एक करके याद कराऊंगा। तो सामने देखना बाबू, केस पढ़ते हैं। कहता है स्पार्कल्स प्राइवेट लिमिटेड वाज प्रमोटेड इन द ईयर 2000 बाय अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स। बाबू स्पार्कल प्राइवेट लिमिटेड, सर नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये प्राइवेट लिमिटेड है। आगे बढ़ाते हैं बात को, पीछे खड़े हो तो। कहता है एज बिजनेस ऑफ अ कंपनी हैज ग्रोन कंसिडरेबली ओवर द ईयर इट्स मैनेजमेंट इज नाउ प्लानिंग टू कन्वर्ट इट इनटू द पब्लिक कंपनी। बाबू कहता है बिजनेस क्योंकि काफी बढ़ गया है, तो बाबू अब आप सोच रहे हो कि इसको पब्लिक कंपनी बना दे। कहता है एंड रेज फंड इन नेक्स्ट 6 मंथ ऑफ फाइनेंस फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान इन रिटेनिंग। ठीक है जी। बाबू बात समझ में आ गई केस क्या है? पहले प्राइवेट कंपनी थे, धंधा बढ़ गया, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो। कौन से ऐसे चार बेनिफिट है जो बोलने पड़ेंगे जब आप कन्वर्ट हो जाओगे? सर बड़ी सिंपल बात है, मैं चार नहीं, मैं कम से कम 6 बता सकता हूँ। इच्छा आपकी है कि कौन से चार लिखने। इधर देखना सर, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने, फटाफट बताओ कितने? प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7। सर पहली चीज तो ये भूल जाओ, पहला बेनिफिट आपको मिलता था 2 मेंबर थे, अब 7 लाने पड़ेंगे, 5 और ले आओ। पहला बेनिफिट भूल गए। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट में कितने? 2,
भाई 2 जो मेंबर बनते थे वही डायरेक्टर बन जाते थे। सर पब्लिक में कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर? 3। सर दूसरा बेनिफिट भूल जाओ, अब 2 डायरेक्टर नहीं, तीसरा डायरेक्टर और लेके आओ, 2 बेनिफिट खत्म हो गए। ये कहां से पढ़ा रहा हूं मैं? याद करो वो डिफरेंस पढ़ा था हमने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का। सर प्राइवेट कंपनी इंडेक्स ऑफ मेंबर नहीं बनाती थी, पब्लिक कंपनी को इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाना पड़ता था। तीसरा बेनिफिट भूल जाओ बेटा, अब इंडेक्स ऑफ मेंबर भी बनाना शुरू कर दो, सामने देखते जाओ। 3 हो गए। सर अब ना कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज सोचना शुरू कर दो। याद करें ना उस दिन आपने बैठ के सारे डॉक्यूमेंट, वजह होती है याद कराने की, तो मैं बस उस टाइम पे नहीं मैं बता सकता क्या वजह है कि मैं कोई चीज क्यों याद करा रहा हूं, वो बाद में ही पता लगती है। सर पब्लिक कंपनी हो तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, याद है? प्राइवेट कंपनी हो तो 2 स्टेजेस के बाद ही बन जाती है, वो तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पूरी नहीं करती। तो सर तीसरा बेनिफिट भूल जाओ, प्राइवेट कंपनी, सॉरी चौथा बेनिफिट भूल जाओ, जब तक प्राइवेट कंपनी थे प्रोस्पेक्टस कभी इशू नहीं किया, कभी प्रिंट नहीं कराया। सर अब क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना पड़ेगा, चौथा बेनिफिट भी गया। समझ में आ रही बात? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडेक्स ऑफ मेंबर, प्रोस्पेक्टस, पांचवी बात मिनिमम सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट कंपनी थे तो 2 स्टेजेस के बाद ही बन जाते थे, कभी पब्लिक से पैसे मांगे नहीं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की इंतजार नहीं करी। पब्लिक कंपनी हो तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की इंतजार करनी है 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। कितने बेनिफिट चले गए? 5। कितने पूछे थे? 4। एक और बता दूं, स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी पब्लिक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी तो कभी देती नहीं क्योंकि थर्ड स्टेज पूरी नहीं करती। सर छठा बेनिफिट भी गया, स्टॉक एक्सचेंज की भी मिलते करो, मेरे शेयर लिस्ट कर, कोई 4 लिख देना जो आपको आसान लगे। और आपको बता देता हूं 4 मैंने डिफरेंस बनाए कहां से। मैंने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस से 3 बातें उठाई, मैंने कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज से 3 बातें उठाई। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ाए बात को, चलो जी बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। मेरा फेवरेट केस है, फेवरेट 1 केस, इससे बढ़िया केस नहीं लगता मुझे इस पूरे चैप्टर का। चलो खैर समझते हैं। बाबू कहता है आइडेंटिफाई द वेरियस काइंड ऑफ फीजिबिलिटी स्टडीज दैट श्रीधर हैज अंडरटेकन एज अ प्रमोटर बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द पैरा। बाबू कहता है वेरियस काइंड ऑफ फीजिबिलिटी बता दो जो श्रीधर ने एज अ प्रमोटर परफॉर्म किए हैं, लाइन कोट करके बताना। अच्छा जी, लाइन कोट करके बता देंगे ऊपर वाले केस में से। आगे बढ़ते जाओ रिक्वायरमेंट। सर वैसे फिजिबिलिटी याद है कितने तरीके की थी? टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक। इधर देखना, टेक्निकल किससे रिलेट करती थी? रॉ मटेरियल से, टेक्नोलॉजी से, मशीनरी से। फाइनेंशियल सर कैपिटल से, अगर अवेलेबल मींस से अरेंज हो सकती है तो प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियल फिजिबल, अदरवाइज फाइनेंशियली अनफिजिबल। इकोनॉमिक प्रॉफिट से, प्रॉफिट ठीक ठाक है, मार्जिन ठीक है तो इकोनॉमिकली फिजिबल, अदरवाइज प्रोजेक्ट इज इकोनॉमिकली अनफिजिबल। याद आई बात? बट आर अभी तो पढ़ेंगे, केस नहीं पढ़ा मैंने, तो याद करा दिया मैंने एक बार क्योंकि केस पढ़ते हुए जरूरत पड़ेगी। बट आर द वेरियस फॉर्मेलिटी दैट श्रीधर विल हैव टू फुलफिल फॉर द नेम अप्रूवल ऑफ कंपनी। नेम अप्रूवल के लिए कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है? सर कुछ नहीं सोचना समझना, नेम अप्रूवल जो नोट्स में लिखा हुआ है कट कॉपी पे चिपका देना। आरसी को नाम भेजने पड़ते हैं अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में, भेज देना, वहां से अप्रूव होकर आएगा नाम, वही पूरी जिंदगी वही नाम से जानी जाएगी कंपनी, यही है बस। आगे बढ़ना बाबू, अंडर व्हाट कंडीशन इज द प्रपोज्ड नेम ऑफ द कंपनी इज लाइकली टू बी रिजेक्टेड। सामने देखना बाबू, कहता है कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां कंपनी का प्रपोज्ड नेम रिजेक्ट हो सकता है। 1 मिनट करीब बात सुन लो, इनका आंसर मत पढ़ना वरना डिप्रेशन में चले जाओगे। ये तो आपको ऐसा समझ जैसे आप कंपनी सेक्रेटरी बन गए आज ही, बहुत टेक्निकल भाषा लिखी हुई है, बड़े आगे की बात लिखी हुई है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जो बताया वो उतना आपके लिए बहुत है। सर किस कंडीशन में रिजेक्ट हो सकता है? मैंने बताया हुआ है कुछ बाबू। अगर किसी का नाम कॉपी करोगे तो हो जाएगा क्या रिजेक्ट? नहीं। मैं अप्लाई करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से, रिजेक्ट होगा कि नहीं? हो जाएगा। सर अगर यूनिक नेम नहीं होगा तो रिजेक्ट पक्का होगा। दूसरी बात, अगर नियरली रिजेंबल भी होगा तो भी पक्का रिजेक्ट होगा। यानी कि मैं रिलायंस सक्सेस मंत्रा लिखकर भेजूं तो भी रिजेक्ट होगा पक्का। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाए बाबू। अब रही बात सिर्फ इस पॉइंट की,
बी और सी पॉइंट के लिए कोई केस नहीं पढ़ना, मैंने आंसर भी बता दिया। तभी कहता हूँ बेटा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, बहुत सारी चीजें तो यहीं से ही पूरी हो जाएंगी। अब आपको केस पढ़ना है मुझे सिर्फ ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए, और लाइन कोट करके बताना है कहाँ से टेक्निकल, कहाँ से इकोनॉमिक, कहाँ से फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। ठीक है जी, आओ प्यारे बच्चों केस पढ़ना शुरू करते हैं। बाबू कहते हैं श्रीधर इज प्लानिंग टू प्रमोट एन ई कॉम कंपनी अंडर द नेम मुसाफिर। द वेबसाइट ऑफ अ कंपनी, वैसे मैं बता देता हूँ पूरी बात मेक माई ट्रिप की चल रही है और नाम जान के मुसाफिर दिया हुआ, एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ। अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। और केस स्टडी इतना ज्ञान देती है ना इधर उधर का जो आपको होता है। चलो खैर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। कहते हैं द वेबसाइट ऑफ अ कंपनी विल हेल्प द यूजर टू प्लान हॉलिडेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। At a conceptual level, the offering is highly simple, but at the computer science level and a technology level, it is immensely complicated. For example, a planned itinerary for a 10 days trip to Paris will have a trillion possibilities and a number of permutations. बहुत काम की बात, एग्जैक्ट बात वो जो जिंदगी में होती है। बाबू कहते हैं कंसेप्चुअल लेवल पे तो आपको लगेगा कितना सिंपल चीज है। अभी मैं मेक माई ट्रिप पे जाऊं, एक गोवा की ट्रिप प्लान करूं या एक दुबई की ट्रिप प्लान करूं, 4 दिन 5 डेज ऐसे डालो, ठीक है ना, 4 डेज 5 नाइट जैसे भी डालो, बाबू बहुत सारे पैकेजेस आ जाएंगे ना मेरे सामने। मानते हो बात को? कहते हैं कंसेप्चुअल लेवल पे तो आपको लगेगा बहुत सिंपल है, आपने डाला भैया ट्रिप इस डेट की और उसने क्या करा, बहुत सारे पैकेजेस दे दिए। पर वो कहता है कंप्यूटर साइंस लेवल पे जाओगे ना तो बहुत मुश्किल है ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। क्यों? क्योंकि बेटा अगर एक पेरिस का ट्रिप आपका 10 दिन का है ना तो सच में ट्रिलियन पॉसिबिलिटीज है, और एक सच में है बेटा। मान लो मैं आज दुबई का ट्रिप डालूं, दुबई में घूमने की कितनी सारी जगह है, कितनी पॉसिबिलिटी बैठेंगी सर, एग्जैक्टली ट्रिलियन पॉसिबिलिटीज बैठ जाएंगी। क्योंकि कोई इंसान चाहता है मेरा सिटी टूर पहले दिन हो, कि मैं पूरी सिटी पहले दिन घूम लूं दुबई, कोई चाहता है लास्ट में, कोई कहता है मैं डे टाइम में जाना चाहता हूँ बुर्ज खलीफा, कोई कहता है मैं नाइट टाइम में जाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं फर्स्ट डे जाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं सेकंड लास्ट डे जाना चाहता हूँ। सर पॉसिबिलिटी सोच रहे हो हर एक की जरूरत के हिसाब से कितनी पॉसिबिलिटी बैठती है। तो सही तो कह रहा है बेटा बात कि कंसेप्चुअल लेवल पे बिल्कुल सिंपल बात है, बट कंप्यूटर साइंस लेवल पे और टेक्नोलॉजी लेवल पे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है ये। सही बोला उसने। आगे बढ़ जाए, मैं सिर्फ अभी केस का मीनिंग बता रहा हूँ, फिजिबिलिटी कहाँ से क्या है मैंने कुछ नहीं बताया, ठीक है नहीं, वो आपसे सोचने को कहूंगा। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। कहते हैं द सक्सेस ऑफ द बिजनेस विल डिपेंड अपॉन इट्स एबिलिटी टू चर्न आउट प्लान बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस विद इन द सेकंड। विद द हेल्प ऑफ अ बिजनेस प्लानर श्रीधर हैज डिटरमाइंड दैट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन बी अरेंज्ड विद इन द अवेलेबल मींस। मोreover he analyzed that the level of competition in this segment is low। मुझे तो सारे एंड मिल गए। अब बात ये होती है कि धीरे धीरे अकल आती है केस स्टडी पढ़ने की, पर बाबू बढ़िया केस स्टडी, मतलब एक नंबर है केस स्टडी। तो इधर देखना मेरी तरफ, किसी को कुछ मिला है तो एक मिनट हैंड रेस कर दो किसी भी लाइन से, किसी को कुछ समझ आया तो, इकोनॉमिक फाइनेंशियल या टेक्निकल फिजिबिलिटी, किसी को कुछ भी समझ में आया किसी भी लाइन से तो। 2-3 बच्चों को ही समझ में आया बस, एक लाइन तो बहुत सिंपल थी, ये तो सब एक लाइन तो सब बता सकते हैं। यहाँ बैठा हुआ आदमी, राघव भाई क्या मिला आपको कौन सी लाइन से? यार कितनी सिंपल बात थी यार, ये भी नहीं सोच पाएगी। कहते हैं विद द हेल्प ऑफ बिजनेस प्लानर श्रीधर हैज डिटरमाइंड दैट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन बी अरेंज्ड विद इन द अवेलेबल मींस। कैपिटल अरेंज करी जा सकती है विद इन द अवेलेबल मींस, आपके अवेलेबल मींस से। सर क्या थी ये? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अगर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 5 करोड़ चाहिए और मेरे पास 3 करोड़ और बैंक 2 करोड़ का लोन देने को तैयार है, तो मैं यही तो बोलूंगा प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली फिजिबल, कि आपके अवेलेबल मींस से पैसे अरेंज हो रहे हैं। अरे और क्या, थाली में परोस दे, वो सीधी सीधी लाइन लिख दी। और अगर सोच पा रहे हो अगली लाइन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है। सर कहते हैं मोreover he has analyzed that the level of competition in this segment is low, कि जिस सेगमेंट में श्रीधर काम करने जा रहे हैं ना, मेक माई ट्रिप जब आया था कोई था दूसरा? फटाफट बताओ कोई दूसरा था मेक माई ट्रिप जैसा? मोनोपोली थी कि नहीं थी? तो उसने बोल तो दिया कि इस बिजनेस में बेटा कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन बहुत कम है मतलब मुनाफा बहुत ज्यादा है भैया, मोनोपोली है। और मोनोपोली है
इकोनॉमिकली प्रोजेक्ट फिजिबल है ना, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी किससे रिलेट करती है, प्रॉफिट से, प्रॉफिट है ना बहुत सारा, क्लियर है बात। और यार तीसरी बात तुमने नहीं सोची, मतलब मैंने तो 4 बार हिंट दिया गधे कहीं के, एट टेक्नोलॉजी लेवल इट इज इमेंसली कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकल फिजिबिलिटी मैंने 4 बार बोली थी लाइन जानबूझ के, मैंने कहा चलो कुछ तो हिंट पकड़ेंगे, कुछ भी नहीं, लल्लू लाल। बात समझ में आ रही है सर, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट डाउन 3 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी 6 मार्क्स, ऐसे यही आएगा, बोल जाओ 10th क्लास अपनी, थोड़ा सा ध्यान इस पे बढ़ा लो। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को, बाबू सब सामने देखेंगे मेन तरफ, कहता है promoter of a company enjoy a fiduciary position with the company which they must not misuse, explain with reference to above case, or B part, what course of action can the company take in the event of non disclosure of any secret profit made by the promoter। सामने देखना बेटा, यार यही एक चीज है तो मुझे समझ नहीं आती, मैं बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ाना चाहता हूँ, हर मिनट बाद फोन चल रहा होता है तुम्हारा। बाबू कहता है प्रमोटर फिड्यूशरी पोजीशन में होता है किसी भी कंपनी के साथ। सर याद है फिड्यूशरी पोजीशन क्या होती है, अ पोजीशन बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फेथ, ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन में ही होता है प्रमोटर। प्रमोटर इज नीदर ट्रस्टी नॉर द एजेंट ऑफ कंपनी, याद है ना बेटा, ना तो कंपनी का नौकर है ना ही वो ट्रस्टी है, वो फिड्यूशरी पोजीशन में स्टैंड करता है, कंपनी के साथ उसकी रिलेशन ट्रस्ट और फेथ की है। याद है बाबू ये टॉपिक हमने करा था, एक छोटा सा टॉपिक था 3 लाइन का। बाबू कहता है केस का रेफरेंस लेके इस बात को एक्सप्लेन कर दो। अच्छा लेंगे केस का रेफरेंस, और कहता है कंपनी क्या एक्शन ले सकती है अगर बेटा प्रमोटर ने सीक्रेट प्रॉफिट रिवील नहीं करे तो। मैं बता देता हूं बाबू, अगर प्रमोटर ने कुछ भी पैसे कमा लिए हैं और कंपनी को बताया नहीं, कंपनी के नाम पर ठीक ठाक नोट कमा चुका है और बता नहीं रहा, सर जिस दिन भी पता लगेगा कंपनी कैन फाइल अ सूट, कंपनी केस कर सकती है और वो सारा अमाउंट रिकवर कर सकती है। बस सीधी सी बात, इसके लिए मैं केस नहीं पढ़ रहा हूं, इसके लिए मैं केस नहीं पढ़ रहा हूं, मैं केस पढ़ रहा हूं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, जबकि मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं, नोट्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है, बस उसने कहा केस का रेफरेंस लेकर बताओ। तो केस में एक बार अमाउंट देख लेते हैं कितने रुपए का गबला करा है प्रमोटर ने, ताकि हम अमाउंट लिख सके इतने इतने का गबला करा और बताया नहीं, बस बाकी सारी बात तो मुझे पता ही है। आओ जी प्यारे बच्चों, बाबू केस पढ़ोगे आप, मैंने तो बहुत बार पढ़ा हुआ है। बाबू केस पढ़ना शुरू करो फटाफट से, शुरू से लेकर आखिरी तक, थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना, अमाउंट थोड़ा सा दिमाग में उतार लेना। शिवम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की हुई है, कुछ बातें ऐसी भी जो भी आपको नहीं भी पता सर, लेकिन घूम फिर के अगर आपने केस पढ़ा होगा तो ये तो पता है कि प्रमोटर ने 2 अलग अलग प्रॉफिट कमाए, 40,000 का और एक 10 लाख का। 10 लाख का प्रॉफिट उन्होंने बता दिया जी हमने कमाया, 40,000 का छुपा गए, बस वो जेब में चला गया कि वो कंपनी को ना देना पड़ जाए, बस यही तो गलती कर दी। सर आपकी पोजीशन ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन है, यू मस्ट एक्ट ऑनेस्टली एंड सिंसियरली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। या आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हो, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए थोड़ी काम कर रहे हो। 40,000 कमा लिए तुमने, गबन कर लिए, बस यही बात को रिपीट करना है कि 40,000 गबन कर लिए, 10 शायद डिस्क्लोज कर दिए, ये पर्सनल इंटरेस्ट हुआ, ये तो कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं हुआ, बस ये गलती करी, खत्म कहानी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आओ जी प्यारे बच्चों आगे बढ़ाते हैं बात को, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। Who is the promoter of PNB Housing Finance Limited? बाबू कहता है किस कौन प्रमोटर है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। सर होगा केस में हिंट, आप टेंशन मत लो। रिलायंस का प्रमोटर कौन थे याद है, एक एग्जांपल तो मैंने दिया हुआ था, वैसे तो इंफोसिस के नारायण मूर्ति सर का भी मैंने एग्जांपल दिया था,
बाबू कहते हैं डिफाइन द टर्म प्रमोटर, याद आया होगा बाबू कुछ ना कुछ। बाबू प्रमोशन क्या था? राइट अवे फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ आइडिया टिल द कंपनी इज फॉर्म। सारी स्टेजेस कहां पर आती हैं बेटा? प्रमोशन में आती हैं। यानी कि प्रमोशन दो बातों से रिलेट करता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑल रिसोर्सेज। सोच लो और बेटा कंपनी बनाने के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए उसको इकट्ठा कर लो। और बेटा जो पर्सन पूरी प्रमोशन स्टेज परफॉर्म करता है उसी को तो हम बोलते हैं प्रमोटर। तो बाबू अगर ये कह रहा है डिफाइन द टर्म प्रमोटर, मैं इसके लिए थोड़ी गेस पढ़ रहा हूँ, ये तो मुझे डायरेक्टली पता है, नोट्स में लिखा हुआ लिख दूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। इसके लिए केस पढ़ूंगा, बी पार्ट खत्म। सी पार्ट, list any 3 necessary document that a promoter have to submit under the law to ROC for getting company registered। registered मतलब incorporation। कहते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने के लिए 3 नेसेसरी डॉक्यूमेंट बता दो। सर याद है बहुत रटवाए तो मैं उस दिन बिठा के 6 डॉक्यूमेंट, MOA, AOA, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, एग्रीमेंट, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ फीस। 3। अच्छा सोचो, जब हमें इतना आता हो, इतनी नॉलेज वास्ट हो चुकी हो और बंदा कहे तो आप क्या कहोगे? इधर बैठ, 6 बताऊंगा, 3। तो यही हालात है बाबू, नॉलेज जितनी कर लो भाई साहब टीचर डर जाए, ऐसी होनी चाहिए नॉलेज। अब बाबू कहते हैं हु इज प्रमोटर ऑफ पीएनबी हाउसिंग। सर केस पढ़ना पड़ेगा, पहली लाइन में आंसर है, पहली लाइन में आंसर है। कहता है इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1988 पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अ सब्सिडियरी ऑफ पीएनबी ऑफर लोन्स टू इंडिविजुअल कॉर्पोरेट बॉडी। आगे तो मुझे पढ़ना ही, आप समझे नहीं होंगे अभी, थोड़ा सा बचकानी हरकतें आपके अंदर ज्यादा है। सर एक दिन ना ये टर्म आई थी पहले भी, और मैं बता देता हूं टर्म आई थी हॉली ऑन सब्सिडियरी। हॉली ऑन सब्सिडियरी जब पिछली बार केस पढ़ रहा था इसी चैप्टर में है, मेरे पास है। अगर कहोगे कि नहीं आई थी मैं अभी दिखा दूंगा विद प्रूफ और रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा। सर मैंने ना वहां पे भी एक बात बोली थी, अगर कंपनी ए, इधर देखो प्लीज सामने, कंपनी ए कंपनी बी में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है तो सर पहली कंपनी को मैं बोलता हूं होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी, जिस कंपनी में आप शेयर होल्ड करते हो इसको बोलते हैं बेटा हम सब्सिडरी कंपनी। और मैंने कहा था मैं प्यार से इसको बोलता हूं सबसी कंपनी, याद है आपको? सबसी कंपनी बोलता हूं प्यार से। बाबू 51% या उससे ज्यादा अगर आप किसी कंपनी में पूरे 100% शेयर होल्ड करते हो तो बेटा इसका नाम तो बदलता नहीं, इसे तो होल्डिंग और पेरेंट कंपनी बोलते हैं, इसको हम बोलने लग जाते हैं हॉली ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी। हॉली ऑन्ड मतलब कंप्लीटली ऑन्ड बाय अ सिंगल फर्म। याद है आपको ये बात करी थी? अब एक बात सोचो, कहता है आपने कंपनी बनाई पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, और क्या है ये पीएनबी की सब्सिडरी है। समझदार को इशारा काफी, पीएनबी ने बनाया होगा, चुपचाप उसके 51% से ज्यादा शेयर खरीद कर बैठ गया होगा। कौन प्रमोटर हुआ इसका? पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। क्लियर है बेटा बात? आगे बढ़ाएं बात को, चलो जी बाबू आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। आओ जी, यहां तो पूरा दिमाग की ना कसरत हो जाएगी इस केस में। बाबू सब सामने देखना, आज पता लग जाएगा भाई साहब कौन कितना पढ़कर आया। रट्टो तोतो की बात नहीं है बस, यहाँ अब समझदारों की बात है। बाबू कहता है मैंने इसलिए आंसर भी थोड़ा सा छुपा लिया ताकि सीधा आंसर में नजर न जाए, क्योंकि इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, पहले आंसर बाद में गेस। बाबू कहता है कैन दे फाइल एन एग्जैक्टली सेम एमओए फॉर टू प्रपोज्ड कंपनी, वाई और वाई नॉट। और बी पार्ट, इज इट नेसेसरी फॉर एवरी कंपनी टू प्रिपेयर सेपरेट एओए, वाई और वाई नॉट। इधर देखना बाबू, ए पार्ट कहता है क्या दो कंपनी सेम एग्जैक्टली सेम एमओए फाइल कर सकती हैं, क्यों या क्यों नहीं, और क्या सेपरेट एओए फाइल करना जरूरी होता है, क्यों या क्यों नहीं। बी पार्ट का आंसर पहले कर देते हैं। सर सेपरेट एओए फाइल करना जरूरी है कंपनी को? मत करो, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा?
फटाफट बोल दो, टेबल एफ ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विल अप्लाई। अगर एओए फाइल नहीं करोगे तो टेबल एफ लगने लग जाएगी, वो तो कहानी क्लियर हो गई। बी पार्ट खत्म हो गया। ए पार्ट, क्या दो कंपनी सेम एमओए फाइल कर सकती हैं? एग्जैक्टली सेम। क्यों या क्यों नहीं? दिल नहीं, हाँ ना, लॉजिक बताओ, ऐसे नहीं। हैंड रेस करो जो बताना चाह रहे। एक तो है भाई, अबे लल्लू लाल, अबे सोचो तो सही थोड़ा सा एमओए के बारे में, जो जो पढ़ा है तुम्हें 1 मिनट में आंसर मिलेगा। क्या कर रहे हो? सामने देखो, 1 मिनट में आंसर मिलेगा। क्या कर रहे हो? एमओए के कितने क्लॉज होते हैं? पहला क्लॉज क्या होता है? यहीं से आंसर है, गधे कहीं के। दो कंपनी का नाम कभी सेम हो सकता है? तो सेम एमओए हो सकता है। नेम क्लॉज में क्या लिखा होता है? कंपनी किस नाम से जानी जाएगी। दो कंपनी का कभी सेम नाम हो सकता है कंपनी में, तो कभी सेम एमओए हो सकता है, बाकी सब कुछ सेम हो सकता है। इधर देखो मेरी तरफ, कुछ बच्चे मुझे कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस सेम नहीं हो सकता भैया। मैं कहता हूं तुम गधे हो सकता है। एक, मैं कहता हूं यही बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर पे एक कंपनी चल रही है, फर्स्ट फ्लोर पे एक कंपनी चल रही है, एग्जैक्टली सेम एड्रेस है। रजिस्टर्ड ऑफिस भी सेम बिल्डिंग में हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्लोज सेम हो सकता है, कैपिटल सेम हो सकती है, लाइब्रेरी सेम हो सकती है, एसोसिएशन क्लोज सिमिलर हो सकता है, बस नेम क्लोज अलग होगा ही होगा। तो दो कंपनी का कभी भी एमओए सिमिलर हो नहीं सकता। ठीक है स्पर्श, बात समझ में आती है? चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। बहुत बढ़िया। अब वो 4 लाइन का केस है, सिर्फ 4 लाइन का तरीके से। अच्छा चलो याद तो मैं करा ही दूंगा, अगर नहीं आएगा तो देखते हैं कितनों को याद आ जाता है खुद से। मान्य आंसर करेगी पहले, नहीं होगा तो देखें। बाबू मैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूं। कैन द कंपनी इशू मोर शेयर कैपिटल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ फंड, वाई और वाई नॉट। क्या कंपनी उसको, क्या कंपनी और शेयर कैपिटल रेस कर सकती है अगर पैसे कम पड़ जाएं तो? क्यों या क्यों नहीं केस पढ़ते हैं। बाबू कहता है क्रिएटिव मंत्रा इज अ पॉपुलर एडवर्टाइजिंग कंपनी इन दिल्ली। द कंपनी हैज ऑलरेडी रेज्ड its entire authorized capital of 10 CR through issue of share. The company need more funds in order to finance its expansion projects। और आगे की कहानी में पढ़ी चुका हूं। बाबू कहता है कंपनी अपनी सारी ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 करोड़ की रेस कर चुकी है। ये टर्म याद नहीं आई होगी शायद आपको। मैंने ना कैपिटल क्लॉज बोर्ड पर लिखा था और कहा था नोट्स में है नहीं, नोट्स में है नहीं। मुझे पता है अभी तक भी कई बच्चों के नोट्स में नहीं है। जब मैं एमओए के उस दिन क्लॉजेस सुन रहा था ना, बच्चे कह रहे भैया 5 हैं, कैपिटल क्लॉज सुना ही नहीं रहे। और उसके बाद मैंने समझाया, मैंने बैच में समझा दिया था बेटा, तुमने नहीं लिखा। कैपिटल क्लॉज होता क्या, एक बात सुन लो बाबू। कैपिटल क्लॉज में आप लिखते हो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द जनरल पब्लिक। बाबू सेबी, पहली बार मैंने सेबी का डिस्कशन ना कैपिटल क्लॉज में किया था। बाबू कोई भी कंपनी जब बन रही होती है ना, सेबी के पास जाती है, सेबी बताओ मैं मैक्सिमम कितने पैसे मांगू लोगों से, और सेबी डायरेक्टर की फाइनेंशियल साउंडनेस चेक करता है कि डायरेक्टर्स के पास कितनी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, और उसके बेसिस पे आपको बताता है जी आप इतने पैसे मांग सकते हो मैक्सिमम। अनलिमिटेड किसी कंपनी को छोड़ा नहीं जा सकता कि जितने मर्जी ले लो। अगर ऐसे हम किसी भी कंपनी को छोड़ दें, लल्लू बंसू कंपनी कल बनेगी, इंडियन मार्केट से 100 करोड़ रेस करेगी, भाग जाएगी अगले दिन, फरार हो जाएंगे लोग। तो खुला नहीं छोड़ा जा सकता। एक मैक्सिमम अमाउंट आपको बता दी जाती है, उतना ही ले सकते हो। और उस मैक्सिमम कैपिटल को हम पता है किस नाम से जानते हैं? 3 अलग अलग नाम से। कोई कहता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, कोई कहता है रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, और कोई कहता है नॉमिनल शेयर कैपिटल। मैंने तीनों नाम भी लिखे थे बोर्ड पर, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल। पूरी जिंदगी आप इस अमाउंट से ज्यादा नहीं ले सकते। ये अमाउंट एक बार सेबी ने बता दी तो फाइनल हो गई।
सर इस कंपनी को ऑथोराइज कैपिटल कितनी बताई गई? 10 करोड़। और कहता है सारी रेस कर चुका है, ये सारे पैसे ले चुका है 10 के 10 करोड़, और चाहिए इसको, शॉर्टेज ऑफ फंड है, क्या रेस कर सकता है? नहीं, जेल जाना हो तभी सोचना, पूरी जिंदगी रेस नहीं कर सकते 10 करोड़ से ज्यादा। क्लियर है बात बाबू? 29 तक डन। अभी भी मेरा काफी मुद्दा बचता है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।